नमस्कार, मैं मयंक शाह प्रॉमिट इंदौर से। दोस्तों, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है मैंने। और आज की तारीख में मैं एक आईटी कंसल्टेंट की पोजीशन के साथ जॉब कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी जर्नी जो है, वो आज से 3 साल पहले चालू हुई थी, शेयर बाज़ार में थी। जब मैंने बिना कुछ पढ़े यूट्यूब पे देख कर के शेयर बाय करना, सेल करना मैंने चालू किया। दोस्तों, मैं एसआईपी कर भी की थी मैंने। और दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं एसआईपी कभी भी होल्ड ही नहीं कर पाता। इनफैक्ट मैं जो भी शेयर लिया है उसे वक्त से पहले ही बेच दिया है। जब उनमें मैं भी उनमें से ही था कि मैंने बेचा और शेयर दौड़ गया। दोस्तों, मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं था जो कि शेयर बाजार से जुड़ा हो। मेरे घर में भी वही कहानियां चलती थी, शेयर बाजार एक जुआ है, इन्होंने पैसा लगाया था, देखो आज वो कहाँ आ गए। ये प्रॉब्लम दोस्तों मेरे साथ मेरी फैमिली में भी रही है। दोस्तों, आगे चल के मैंने प्रॉफिट प्रॉमिट का एक वीडियो देखा था पीयूष सर का, जहाँ पे पीयूष सर ने पीआई इंडस्ट्री की एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी 2017 की। और वो दोस्तों पुराना वीडियो था सर का, 4 से 5 साल पुराना वीडियो था। वो मैंने देखा था और वहाँ मैंने देखा तो मैं सरप्राइज़ रह गया कि कोई व्यक्ति कैसे आने वाले 3 या 4 साल बाद क्या कीमत होगी शेयर की, वो एग्ज़ैक्ट बता सकता है और शेयर ने वो चीज़ अचीव भी की। तो ये सोचने देखने के बाद दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मैं इनसे ज़रूर सीखूँगा। मैंने प्रॉफिट प्रॉमिट में प्रसाद सर को फ़ोन लगाया। उन्होंने आफ्टर 1 मंथ ऑफ लॉन्ग वेटिंग पीरियड उन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं सीख सकूँ पीयूष सर से। दोस्तों, सीखने के बाद ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि दोस्तों सबसे पहली सिप जो करनी चाहिए, वो हमें शेयर बाज़ार में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमें एजुकेशन पे करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो दोस्तों हम कितनी भी सिप कर ले, वो लॉन्ग टर्म तक होल्डिंग नहीं हो सकती दोस्तों, वो भी हम उसे सेल कर ही देते हैं। और जो कंपाउंडिंग की मेन इफेक्ट है वो आना वो नहीं हो पाता। और दोस्तों उससे एक और बेनिफिट हुआ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मेरा चाइल्ड एक स्पेशल चाइल्ड है, देन दो तो मुझे अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है इस वक़्त। स्टिल मैं शेयर बाज़ार कर पाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं देखता ही नहीं हूँ, रोज़ डेली बेसिस पे मेरा कोई शेयर बाज़ार में वॉचिंग नहीं है। ओनली दिस क्वार्टरली रिजल्ट्स मैं अपने पोर्टफोलियो को चेक करता हूँ, अपने शेयर्स की रिजल्ट हिस्ट्री को ट्रैक करता हूँ एंड आई एम डन। मेरा पहले से क्लियर माइंडसेट क्लियर रहता है, वेयर टू इन्वेस्ट। तो दोस्तों ये बेनिफिट्स हुए मुझे। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आप सबके सामने आया हूँ प्रॉफिट प्रॉमिट की ओर से H1 रिजल्ट लेके डीमार्ट की। तो दोस्तों डीमार्ट के H1 रिजल्ट आ गए, तो क्या करा जाए आज? बाय करा जाए, होल्ड करा जाए या फिर सेल कर दिया जाए? आप मेरे मन में ये सवाल आया दोस्तों। ये हो सकता है आप सबके मन में भी ये सवाल आए, जिस तरीके से आज डीमार्ट रैली मोड में है तो बिल्कुल ये सवाल आता है। तो दोस्तों इस बात में मुझे पीयूष सर की एक बात याद आई थी, जब कभी भी इस तरह से आपको लगे तो हमेशा अपनी डेटा स्टडी पे फोकस करें, ना कि कहीं पे टिप पे जाए। तो दोस्तों जो डेटा स्टडी मैंने करी वही डेटा स्टडी मैं आज आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा आप सबको भी पसंद आए। आइए दोस्तों डीमार्ट के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। डीमार्ट डीमार्ट के बारे में जानते हैं तो दोस्तों देखिए, डीमार्ट की टैगलाइन क्या है? डेली डिस्काउंट्स एंड डेली सेविंग्स। दोस्तों, मेरे जैसे एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ये एक सुनहरे शब्द है जो कि हमें सुन के अच्छा लगता है कि डिस्काउंट भी है और सेविंग भी है। तो दोस्तों क्या डीमार्ट बहुत बड़ा हो गया इन्वेस्ट करने के लिए? आइए देखते हैं। मार्केट कैप अगर देखा जाए दोस्तों तो आज 3.5 लाख करोड़ के करीब करीब मार्केट कैप हो चुका है। 24,500 करोड़ के करीब करीब आज इसकी सेल्स है। तो और 11,500 के करीब करीब आज ये प्रॉफिट कर रहा है दोस्तों। ये डीमार्ट इतना बड़ा है, तो दोस्तों क्या इतना बड़ा डीमार्ट हो चुका है? तो दोस्तों मेरे मन में एक ही विचार आया कि अगर मैं द्रोणाचार्य को देख लूं तो मैं अर्जुन की कल्पना कर सकता हूँ, उसकी प्रतिभा की कल्पना कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं गया, मैंने अपनी जर्नी शुरू की अपनी डेटा स्टडी की ग्लोबल से। मैंने वर्ल्ड लीडर ढूंढने की कोशिश करी और दोस्तों मेरी कहाँ जाके पहुंचा मैं दोस्तों? मैं जाके पहुंचा वॉलमार्ट की तरफ। वॉलमार्ट वॉलमार्ट एक वर्ल्ड लीडर है दोस्तों।
आप उसकी भी टैगलाइन पढ़िए। आप मुझे इसकी टैगलाइन से भी बड़ी अच्छी प्रसन्नता मिल रही है। सेव मनी लिव बेटर दोस्तों। सेविंग मनी, मेरे जैसे मिडिल क्लास व्यक्तियों के लिए मनी सेव करना एक मैं मतलब खुशी की बात होती है दोस्तों। तो क्या डीमार्ट के मुकाबले में वॉलमार्ट क्या कर रहा है दोस्तों? 42 लाख करोड़ का आज उसका सेल्स है दोस्तों। कहाँ डीमार्ट 24,000 करोड़ के करीब सेल्स, और कहाँ 42 लाख। बहुत पोटेंशियल है सर अभी ग्रो होने के लिए, बहुत स्पेस है। प्रॉफिट की बात करी जाए दोस्तों, तो प्रॉफिट में देखा जाए तो बात 1 लाख करोड़ के करीब प्रॉफिट, और कहाँ 1100 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों। अब यहाँ प्रॉफिट में भी देखिए कितनी ह्यूज रेंज है, कितना पोटेंशियल है अभी भी इंडिया में दोस्तों। वॉलमार्ट एक डेवलप कंट्री से है, तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ की जीडीपी कैपिटा है, तो ये होना ही चाहिए। पर हम डेवलपिंग नेशन है, हमें यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। इन्हें भी जबरदस्त ग्रोथ मिला था जब यूएस डेवलपिंग से डेवलप की तरफ गया था दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा मार्जिन, इस कंपनी की मार्जिन मात्र 2% है। ये मार्जिन प्रेशर में है दोस्तों, क्योंकि आप सब जैसे जानते हैं वॉलमार्ट को एक तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है दोस्तों ई कॉमर्स साइड से। ई कॉमर्स दोस्तों, ई कॉमर्स में वेल नोन नाम है जैसे अमेजोन, हम सभी जानते हैं ई कॉमर्स। तो दोस्तों वहां से उनके कंपटीशन, टफ कंपटीशन मिल रहा है, जिसकी वजह से इनकी मार्जिन इफेक्ट हो रहा है। तो बट दोस्तों स्टिल वॉलमार्ट 8% सीएजीआर की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है दोस्तों, और अपनी कंट्री की जीडीपी को आउट परफॉर्म स्टिल कर रहा है दोस्तों। तो वहां पे एक आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है ही अब अपनी कंट्री की दोस्तों। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे इंडियन इंडस्ट्री, और उसके कौन है लीडर, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा किसका मार्केट शेयर है। तो दोस्तों देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में। तो दोस्तों मुझे आप सबको बताते हुए एक बात की बड़ी खुशी हो रही है कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का दोस्तों। और दोस्तों कोविड से पहले की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्टर 28 कगार से बढ़ रहा था लगातार एवरी ईयर दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कहाँ हमारी निफ्टी जो है 13-14% से बढ़ रही थी, और कहाँ ये सेक्टर डबल, और हमारी जीडीपी को तो आउट परफॉर्म कर ही रहा था दोस्तों। कोविड की पीरियड की बात करी जाए दोस्तों, लास्ट साल जो कोविड से प्रभावित क्षेत्र रहा, वहां पे भी बात करी जाए तो दोस्तों -3% की ग्रोथ है स्टिल दोस्तों। अगर हम देखें तो कोविड में तो हर धंधा प्रभावित रहा है, ये सेक्टर भी एक कोविड प्रभावित क्षेत्र से ही आता है। कोविड का इम्पैक्ट रहा है इस इंडस्ट्री पे दोस्तों, फिर भी इसने आउट परफॉर्म किया है हमारी जीडीपी को। हमारी जीडीपी क्या थी दोस्तों, -7% पे थी, और ये -3 है। तो स्टिल हमारी इंडियन जीडीपी को तो आउट परफॉर्म किया ही है इस सेक्टर ने दोस्तों। तो आउट परफॉर्मिंग तो अभी भी कंटिन्यू है, बट फिर भी ग्रोथ को लेकर मन में शंका आती है। तो दोस्तों आप सबका सवाल सही है, क्या ग्रोथ चली गई या है? तो दोस्तों इसका जवाब में H1 रिजल्ट में छुपा हुआ है, आगे हम देखेंगे डेफिनेटली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इस सेक्टर के। अगर मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोजेक्शन बताऊं दोस्तों, तो अभी जो जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स है डीमार्ट के जैसे, वो कुल मिलाकर के 2019 में 88 बिलियन का ही बिजनेस करते थे, एंड ओवरऑल बिजनेस जो था वो 800 बिलियन प्लस था दोस्तों। वो ओनली 11% है। ऑर्गेनाइज प्लेयर का कंट्रीब्यूशन ओनली 11% है दोस्तों, और प्रोजेक्टेड 2025 तक जो किया गया है ये 11% से 16% की जाएगा। पर दोस्तों ग्रोथ 18 कगार से होगी ऑर्गेनाइज सेक्टर की दोस्तों। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है दोस्तों। यहाँ पे अपेक्षा की जा रही है कि 88 बिलियन से 237 बिलियन तक ऑर्गेनाइज सेक्टर पहुंच जाएगा। ओवरऑल अगर सेक्टर की बात करा जाए तो 1.4 ट्रिलियन तक ये सेक्टर पहुंचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना ह्यूज पोटेंशियल है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो निवेश होना ही चाहिए। डीमार्ट जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे सेक्टर में हमारा निवेश होना ही चाहिए दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में अब हम लीडर ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखने मिलेगा, डिपार्ट एक टॉप लीडर नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में लीडर है रिलायंस रिटेल, जिसका लगभग लगभग 58% मार्केट शेयर होल्ड करता है दोस्तों।
और डीमार्ट 40% मार्केट शेयर होल्ड करता है। वी मार्ट की बात करा जाए तो 1%। दोस्तों बाकी और कंपनियों की बात ही क्या करें, उनकी कोई मार्केट शेयर ये 1% भी नहीं है दोस्तों। हम देख सकते हैं 95% के ऊपर तो मार्केट शेयर हमारे सामने ही है दो कंपनियों के द्वारा। पर अगर रिलायंस रिटेल की बात करें दोस्तों तो अनफॉर्चुनेटली ये एक लिस्टेड प्लेयर नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं लिस्टेड प्लेयर्स में, और फिर देखते हैं कि उसमें मार्केट लीडर कौन निकल के आता है लिस्टेड प्लेयर्स। दोस्तों आप सरप्राइज हो जाएंगे कि 95% एक तरफा लीडरशिप मार्केट कैपिटल में, मार्केट शेयर में रखता हुआ डीमार्ट, और वी मार्ट 2.3%। दोस्तों यहीं पे बात देखा जाए तो डीमार्ट एक लीडर है, लीडरशिप की क्वालिटी शो कर रहा है दोस्तों। बट दोस्तों आगे भी हम देखते हैं कि क्या होता है, इसके सेल्स और प्रॉफिट, टॉप लाइन बॉटम लाइन पे इसकी क्या हालत है, हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखने के बाद मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि 2021 एक कोविड प्रभावित साल था, जहां पे 100 साल में आने वाली एक महामारी ने हम सबको झुंझला के रख दिया था दोस्तों। तो जैसे कहते ना दोस्तों, बुरे समय में एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, उसी तरीके से बुरे समय में ही एक लीडर की पहचान होती है, एक लीडरशिप वाली मैनेजमेंट क्वालिटी कंपनी की पहचान होती है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कोविड साल में जब हम देखें तो रिलायंस रिटेल जो था उसने 1.5 लाख करोड़ का सेल्स किया था दोस्तों। डीमार्ट की बात की जाए तो 24,500 करोड़ का सेल्स किया था। फ्यूचर रिटेल की बात की जाए तो 6,000 करोड़ का सेल्स था दोस्तों। और प्रॉफिट में बात करें तो रिलायंस रिटेल 5,000 करोड़ के प्रॉफिट कर रही थी, डीमार्ट वहीं पे 1,200 करोड़ के करीब करीब प्रॉफिट कर रही थी दोस्तों। यहाँ पे एक बात आप कितनी इंटरेस्टिंग देख सकते हैं दोस्तों, बुरे वक्त में बाकी सारी कंपनियां लॉस कर रही थी, जहां पे वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो कंपनियां थी, डीमार्ट और रिलायंस रिटेल। बट रिलायंस रिटेल एक अनलिस्टेड प्लेयर है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है डीमार्ट। तो आप देख सकते हैं कि डीमार्ट को थम्स अप करना चाहिए कि उसने इस बुरे वक्त में प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई काफी अच्छी। और उसके बाद बाकी प्रॉफिट मार्जिन की बात ही क्या करें दोस्तों, रेस्ट ऑफ द सारी कंपनियां लॉस कर रही है, तो हम प्रॉफिट मार्जिन क्या चर्चा कर सकते हैं, एक ही का प्रॉफिट मार्जिन है, वो है डीमार्ट। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्वालिटी पैरामीटर्स पे डीमार्ट लीडर बनता है या नहीं, क्योंकि क्वालिटी बिना इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट नहीं रह सकती दोस्तों। तो आइए क्वालिटी पैरामीटर्स भी चेक करते हैं। क्वालिटी पैरामीटर्स में अगर हम बात करें तो 3 पैरामीटर्स पे हम दोस्तों आज चर्चा करेंगे, आईसीआर, आरओई, डेट टू इक्विटी। दोस्तों आईसीआर क्या होता है, आईसीआर में दोस्तों यहाँ पे डेप्थ होती है, फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, जिसमें लीज लाइबिलिटी आ जाती है दोस्तों। कई सारे बिजनेसेस में लीज लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्ले रोल कर जाती है, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है दोस्तों। आईसीआर में अगर मैं कहना चाहूंगा तो 20 के ऊपर कुछ भी रहता है तो वो अच्छी बात है। आईसीआर का मतलब दोस्तों ये है कि जो कुछ भी हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट आ रही है उससे कितना गुना हम ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, हमारा नेट प्रॉफिट है दोस्तों। क्योंकि अगर हमारा प्रॉफिट अगर अच्छा रहेगा तो ही तो हम भर पाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, डीमार्ट एक तरफा लीडरशिप शो करता हुआ है यहाँ पे 37 के साथ, फ्यूचर रिटेल 2 और वी मार्ट। दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे कि सर यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां हैं पर फिर भी ये क्यों नहीं कर पा रहा। दोस्तों हम क्यों दूसरी कंपनियों का क्वालिटी चेक करें जबकि वो सेल्स ही नहीं कर पा रही। सबसे पहली क्वालिटी जो बिजनेस की होनी चाहिए सेल्स, सेल्स ही नहीं है दोस्तों, तो हम आगे बात ही क्या करें उन कंपनियों पे। तो जैसे वी मार्ट एक मार्केट कैपिटलाइज में लीडर दिख रहा था, हमें एक प्लेयर दिख रहा था, फ्यूचर रिटेल सेल्स में दिखा, तो हमने इन दोनों को कंपैरिजन के लिए लिया है दोस्तों। आरओई की बात करें दोस्तों तो आरओई में होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों इक्विटी वो बात होती है यहाँ पे जो कंपनी ने अपने इन जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने इनिशियली कितना फंड डाल करके ये कंपनी को स्टार्ट किया था, उसे कहते हैं पेड अप इक्विटी। और दोस्तों इतने साल में कुछ प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी अपने रिजर्व में जोड़ती गई, वो भी आप एक निवेशक होने के हिस्सेदार है, वो भी आप ही का हिस्सा है। तो दोस्तों पेड अप इक्विटी प्लस रिजर्व, इसको हम टोटल इक्विटी मानेंगे कंपनी की, और उसके सामने कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखें तो डीमार्ट है वो 10% के आरओई जनरेट कर रहा है दोस्तों। फ्यूचर रिटेल -290, वेल्थ डिस्ट्रॉयर दोस्तों, अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ डिस्ट्रॉय करने में इसका क्या कहा जाए, कितनी रफ्तार से वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहा है। वी मार्ट की बात करी जाए तो -1% दोस्तों आरओई। फ्यूचर रिटेल पे दोस्तों
ये आरओई की वजह से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी खुद अपने बिजनेस एसेट सेल करने के लिए फाइट कर रही है अमेजोन और इसके बीच में। बड़ी चर्चित न्यूज है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं डेप्ट इक्विटी। दोस्तों आईसीआर हमने देख लिया, फिर डेप्ट इक्विटी देखना क्यों जरूरी है दोस्तों। दोस्तों डेप्ट इक्विटी से पहले मैं आप सबको एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे आप सब जानते हैं पिछले कुछ सालों से भारत में रेट ऑफ इंटरेस्ट की दरें लगातार घटी है। कोविड पीरियड के दौरान में आरबीआई ने काफी सपोर्ट किया है हम जैसे लोगों को। मेरे से मिडिल क्लास व्यक्ति को भी बड़ा फायदा हुआ है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। पर दोस्तों इसका इम्पैक्ट ये आया कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है दोस्तों, महंगाई का दर बढ़ता ही जा रहा है लगातार। दोस्तों महंगाई का दर जब एक सीमा से पार हो जाएगा तो आरबीआई के पास और कोई ही विकल्प नहीं होगा, उसे अपनी इंटरेस्ट दरें बढ़ानी होगी। तो दोस्तों इंटरेस्ट दरें जब बढ़ेगी तो वो आपकी और सिर्फ मेरे लिए नहीं बढ़ेगी, इन कंपनीज के लिए भी बढ़ेगी दोस्तों। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा दोस्तों तो इनकी पेमेंट ज्यादा जाएगी, इनके प्रॉफिट्स पे इफेक्ट आएगा दोस्तों। इसलिए डेप्ट इक्विटी देखना जरूरी है कि इनकी कितनी बोरोइंग है दोस्तों, कितना लोन लेके रखे हैं ये लोग अपनी इक्विटी के मुकाबले में। तो दोस्तों आप सबको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि डीमार्ट जीरो डेप्ट इक्विटी रखता है, कर्जा ही नहीं है दोस्तों। डीमार्ट के बारे में एक चीज मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँ, डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी लीज लायबिलिटी एंड फाइनेंशियल कॉस्ट एज वेल एज डेप्ट लोन दोनों ही कंट्रोल में रखी है और ग्रोथ दिखा रहा है दोस्तों। फ्यूचर रिटेल की बात करा जाए तो अपनी इक्विटी से 4 गुना ज्यादा लोन है दोस्तों इसके पास। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना खतरा है, इससे दूर ही रहे तो अच्छा रहे। और वीमार्ट की बात करी जाए तो वीमार्ट में भी डेप्ट इक्विटी देखा जाए तो दोस्तों जीरो है, कर्ज नहीं है। पर दोस्तों फाइनेंशियल कॉस्ट लीज लायबिलिटी यहाँ पे इसकी नजर आ रही है हमें, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका आईसीआर 1 ही है दोस्तों। तो श्योरली डेफिनेटली क्वालिटी पैरामीटर्स में भी इस बुरे वक्त में डीमार्ट ने अपनी एक तरफा लीडरशिप क्वालिटी शो करी है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्वालिटी वाइज भी संतुष्ट हो गया दोस्तों। अब मैं आगे चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये बिहेवियर इसका कैसा है। इतिहास देखते हैं दोस्तों, क्योंकि इतिहास से बहुत कुछ पता चलता है दोस्तों। दोस्तों एज ए इन्वेस्टर मैं ये चाहता हूँ कि मैं वेल्थ बनाने आया हूँ शेयर बाजार में, मैं प्रॉफिट करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं वेल्थ बनाऊं लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों वेल्थ क्या होती है, कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ मिलता रहेगा। अगर हमारी इनकम में, मेरे बैंक अकाउंट में जो इनकम आ रही है वो मुझे कंसिस्टेंट और ग्रोइंग हो, तो मेरे लिए वो एक वेल्थ है दोस्तों। तो डीमार्ट की हिस्ट्री हम देखते हैं दोस्तों। मैंने 2012 से डेटा लिए हुए डीमार्ट के अवेलेबल जो थे, तो वहां पे देखिए दोस्तों 2012 में ये कंपनी 2000 का सेल्स करती थी दोस्तों। इसलिए हमने बाकी सारी कंपनीज को इसलिए ही अवॉइड भी किया एनालिसिस में, क्योंकि दोस्तों 2012 में 2000 करोड़ का 2012 में ही सेल्स करती थी दोस्तों। तो आज वो कंपनियां कहाँ हैं दोस्तों, इसलिए हमने उन्हें आउट किया था। 2012 में 2000 करोड़ का सेल्स करती थी, आज 24,000 करोड़ का सेल्स कर रही है दोस्तों। 11x हो चुकी है सेल्स में कंपनी, 11 गुना सेल्स बढ़ा चुकी है अपनी 9 सालों के अंदर। कितने परसेंट सीएजीआर से बढ़ी है दोस्तों, 30 कगार से बढ़ी है दोस्तों। सोचिए क्या इसने वेल्थ बनाया है लोगों दोस्तों। प्रॉफिट की बात करी जाए तो 2012 में ओनली 60 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज 1100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है दोस्तों। 18 गुना प्रॉफिट बढ़ाया है कंपनी ने, 38% सीएजीआर से ग्रोथ है दोस्तों। तो डेफिनेटली ये एक बिहेवियर पे भी अगर देखा जाए तो स्ट्रेट 45 एंगल से ये बढ़ रही है और अपना सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है दोस्तों। कभी भी हम देखें तो कोविड प्रभावित साल के अलावा कंपनी ने कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया है। कंपनी का मैनेजमेंट देखिए, थम्स अप कर सकते हैं दोस्तों। ये ऐसा मैनेजमेंट हाई कैपेक्स सेक्टर के अंदर मिलना ब्रिलियंट, डीमार्ट के लिए तालियां हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसके आगे बात करते हैं, करंट ट्रेंड पे बात करते हैं दोस्तों। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोविड के बाद कोविड क्षेत्र में -3% ग्रोथ आ गया था दोस्तों। यहाँ पे मन में एक शंका आई थी, ग्रोथ आ गई है या नहीं आएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, ग्रोथ आई ही नहीं है, इससे बेहतर आई है, पहले से बेहतर आई है, अच्छी आई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल जब 9 मंथ रिजल्ट आए थे सेल्स के, तो सेल्स -10% से डाउन था दोस्तों। 12th मंथ में जब एनुअल रिजल्ट आए थे तो
-3% से ही सेल्स डाउन रहा। क्वार्टर वन में देखिए दोस्तों तो यहाँ पे 53% से ग्रोथ आया दोस्तों यहाँ पे हमें क्वार्टर वन के विषय में जानना ये चाहिए कि लो बेस था, क्योंकि पिछले साल क्वार्टर वन में तो पूरा भारत ही लॉकडाउन में था दोस्तों, कुछ खुला ही नहीं था, तो सेल्स कंपनियां बंद हो गई थी। तो यहाँ पे वो लो बेस की वजह से हमें यहाँ पे हाई ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों, जो कि 53% है। दोस्तों H1 की बात करी जाए, जो करंट रिजल्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 40% हो गया है दोस्तों। ये लो बेस की वजह से एडजस्टमेंट हो रहा है दोस्तों, है ना। और यहाँ पे हम 2022 के अंत तक, ये फाइनेंशियल ईयर के जब रिजल्ट आएंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड जो सेल्स ग्रोथ है वो 30% रहेगी दोस्तों। तो हम सब, ये डीमार्ट है, इस सेक्टर में जो ग्रोथ है दोस्तों, ग्रोथ का एक जो सीधा प्रोपोर्शन रहता है वो इंडस्ट्री से रहता है दोस्तों। कोई कंपनी कभी भी ग्रोथ के लिए इंडिविजुअली जिम्मेदार नहीं हो सकती दोस्तों, सेक्टर में ग्रोथ आता है जिसका कंपनियां फायदा उठाती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सेक्टर में भी ग्रोथ है और इस कंपनी में भी पोटेंशियल है दोस्तों। तो देखिए 30% हम एक्सपेक्ट करेंगे इस साल के अंदर। अब बात करते हैं प्रॉफिट में क्या बात हुई दोस्तों। प्रॉफिट ही तो वो है जो हम घर ले जाएंगे। तो प्रॉफिट में भी हम देखें दोस्तों तो 9 मंथ रिजल्ट में हम देखें तो -31% से इसके प्रॉफिट डाउन थे। साल के अंत तक आते आते -21% देखिए दोस्तों, यहाँ भी कंपनी ने अपना सुधार कर लिया था। इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस देखते गए। क्वार्टर वन आते आते दोस्तों 138% प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों ये प्रॉफिट ग्रोथ में मैं आपको फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि ये प्रॉफिट ग्रोथ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है, लो बेस। पिछले साल लो बेस था लॉकडाउन की वजह से, उस बेस पे ही 138% है दोस्तों। H1 की बात करें तो 115% से इसके प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, जो कि करेक्ट हुए हैं दोस्तों उस लो बेस की वजह से। हमें हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस साल के अंत तक हम 43% से सेल्स ग्रोथ देखेंगे दोस्तों। हम उम्मीद प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 43% से दोस्तों। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फिगर है दोस्तों, जल्दी देखने नहीं मिलता। ये हाई ग्रोथ सेक्टर में और क्वालिटी कंपनी में ही ये कर बता सकती है हमें ये ग्रोथ। आगे दोस्तों चलते हैं। इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो प्रमोटर 75% यहाँ पे शेयर होल्ड करते हैं दोस्तों। FII दोस्तों उसके बाद सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक, जो हम रिटेलर है पब्लिक है दोस्तों, ये HNI को मिला करके ये देखिए उससे भी कम होल्डिंग रख रहा है दोस्तों। ये देखिए कई बार थोड़ा बुरा लगता है कि हमारी इंडियन कंपनीज जो अच्छी वेल्थ क्रिएटर्स है, वहां पे हमारी होल्डिंग्स कम रहती है दोस्तों। FII जो फॉरेनर्स है वो हमसे ज्यादा हमारी कंपनियों पे भरोसा करते हैं दोस्तों। अब समय आ गया है कि हमें हमारी कंपनियों पे भरोसा करके उनमें निवेश करना चाहिए दोस्तों। आइए फिर आगे हम चल के देखते हैं कि यहाँ पे हम H1 में उनके क्या की पॉइंट्स रहे, कंपनी क्या बताना चाह रही है हमें कि वो किस तरह से आगे फ्यूचर में देख रही है दोस्तों। तो की पॉइंट्स में दोस्तों ई कॉमर्स को लेके बहुत एक मन में चर्चा चलती रहती है कि ई कॉमर्स में डीमार्ट कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा, डीमार्ट एक स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाला घोड़ा है दोस्तों। धीमे धीमे बट लगातार आगे बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पे पहला की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके H1 रिजल्ट में, वो है सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है डीमार्ट रेडी का दोस्तों, सूरत और बड़ौदा में। दोस्तों डीमार्ट रेडी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक मोबाइल ऐप के थ्रू जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे डिलीवरी होगी, आपको डीमार्ट के स्टोर में जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। यहाँ पे आए हैं दोस्तों, पहले ही पिछले साल भी हमने देखा था फुलफिलमेंट स्टोर्स बनाए गए थे 2 मुंबई के अंदर। इस साल वापस 2 सिटीज को और टारगेट किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम डीमार्ट में यही उसकी एक की फीचर है जो हम देखते हैं कि इसको स्टडी इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट की टॉप क्वालिटी का ये एक बेहतरीन उदाहरण कह सकता हूँ मैं डीमार्ट को। इन्वेंट्री टर्न अराउंड दोस्तों, इन्वेंट्री टर्न अराउंड जो उनका कोविड के दौरान में प्रॉब्लम में आया था वो वापस इंप्रूव हो गया है क्वार्टर वन में, और क्वार्टर टू के आते आते काफी अच्छा हो गया है दोस्तों। इनका इन्वेंट्री टर्न अराउंड 30 डेज के करीब करीब है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इस साल
ये 6 महीने के दौरान मार्च अप्रैल से लेके अब तक में डीमार्ट ने 12 नए स्टोर्स ओपन कर दिए हैं दोस्तों। आज डीमार्ट के पास लगभग 240 प्लस स्टोर्स है, जिसमें अगर मैं बताना चाहूँ तो 187 स्टोर्स ऐसे हैं दोस्तों जो 2 साल से ज्यादा पुराने, 2 साल से ज्यादा पुराने हैं। मतलब दोस्तों की यहाँ पे जो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, अब वो हो करके ये प्रॉफिटेबल की तरफ बढ़ रहे होगी ये स्टोर्स। और जहाँ पे इसलिए हम देख रहे हैं कि कितनी फास्ट ग्रोथ कर रही है लोग, देखिए अपना स्टोर्स की तरफ। फोरकास्ट, अगर मैं प्राइस एंड फोरकास्ट की बात करूं दोस्तों, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि 2022 मतलब करंट ईयर में हम इनके सेल्स 31,000 करोड़ के क्रॉस करते हुए देखेंगे दोस्तों। ये लाइफ टाइम हाई सेल्स हो गए दोस्तों। अब तक 24,500 25,000 करोड़ के करीब करीब सेल्स था इनका हाईएस्ट, वो भी पार करके हम 31,000 करोड़ के करीब करीब जाएंगे दोस्तों। प्रॉफिट की बात करें तो 1500 से ऊपर प्रॉफिट हम इनका एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों इस बार, जो कि एक बहुत अच्छी बात। ईपीएस 24 के करीब आ जाएगा। इंट्रेंसिक प्राइस दोस्तों 2300 के करीब करीब इसकी इंट्रेंसिक प्राइस है दोस्तों। ये फंडामेंटली निकाली हुई प्राइस है, ये इंट्रेंसिक प्राइस है दोस्तों। ये प्राइस पे शेयर आए ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। ये कंपनी एक हाई ग्रोइंग, हाई फास्ट ग्रोइंग ग्रोथ में है दोस्तों। अभी इसका इंट्रेंसिक प्राइस में मिलना मुश्किल है, बट डोंट वरी, कंपनियां हमेशा 3 से 4 साल के अंदर एक आध बार हमें मौका जरूर देती है, अपनी इंट्रेंसिक प्राइस पे आती है। इस तरह हमने देखा था कोविड के दौरान लगभग सारी अच्छी कंपनियां अपनी इंट्रेंसिक प्राइस पे आ गई थी, जहां पे उनकी बाइंग बनती थी दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं 2030 का हम लोग उम्मीद करें, फोरकास्ट करने की एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखे दोस्तों, तो हम डीमार्ट की जो सेल्स रहेगी वो 1,30,000 के करीब करीब इनकी सेल्स हो जाएगी। 30,000 करोड़ के करीब इनकी सेल्स होगी दोस्तों। प्रॉफिट की वहीं बात करी जाए तो 6,500 करोड़ के प्रॉफिट को पार कर जाएगी दोस्तों। एक 104 इनका ईपीएस होगा। और इंट्रेंसिक प्राइस दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंसिक प्राइस। आज हम जो कंपनी को कोशिश कर रहे हैं 2,500 पे चेस करने की, कल 2030 में जो लोग आएंगे वहाँ सेम क्वालिटी देखेंगे दोस्तों, सेम पैरामीटर्स देखेंगे, सेम लीडरशिप देखेंगे डीमार्ट में, और डीमार्ट को बाय करना चाहेगी। 10,000 पे भी डीमार्ट मिलना मुश्किल होगा दोस्तों। इसमें ग्रोथ है, इसमें पावर है दोस्तों। यहाँ तो मैं कहना चाहूंगा डायनासोर का अंडा भी जस्ट क्रैक हुआ है, डायनासोर अभी निकला भी नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्राइस एंड चार्ट पे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया है, इस करेक्शन के दौरान में बाई किया था या इस करेक्शन के दौरान में बाई किया है, वो आज इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। आज ये उनके लिए रैली है, उनके लिए खुशी की बात है दोस्तों। तो क्या हम निराश हो जाए? नहीं दोस्तों, अभी तो इस घोड़े को दौड़ने दो। इस घोड़े के पीछे जाने का आप कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्राइस भी एक फैक्टर होता है बाय करते समय दोस्तों। जब भी कभी ये स्टॉक वापस करेक्शन में आएगा दोस्तों, तो हमें अलर्ट रहना है, यहाँ पे बाय जरूर करना है। नेक्स्ट करेक्शन, इसी प्रकार के कुछ करेक्शन हमें आगे भी देखेंगे, यहाँ इस तरफ भी देखेंगे, तो हमें उस करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए दोस्तों। प्राइस में अगर बात करी जाए तो ये 2600 के करीब, 2600 2700 के करीब कभी ये शेयर आता है, तो हमें डेफिनेटली उसमें बाइंग करनी चाहिए दोस्तों। डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहां पे निवेश होना ही चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का शेयर होना ही चाहिए। आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड को देख लो, डिपार्टमेंटल स्टोर में कहीं ना कहीं उनका निवेश है। और डीमार्ट जैसी कंपनी में तो हमारा 4 से 5% होना चाहिए पोर्टफोलियो लोकेशन दोस्तों। ये मेरा मतलब मेरा मानना है। आगे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो भी डेटा स्टडी मैंने आप सबके सामने प्रेजेंट करी, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। प्लीज ना मेरे कहने पे बाय कीजिए, ना सेल कीजिए बेस्ड ऑन मेरी डेटा स्टडी पे। आप अपनी डेटा स्टडी खुद कीजिए, सीखिए दोस्तों, और अपनी डेटा स्टडी के बाद इसमें निवेश कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। मैं आप सबको मिलूंगा, जो भी आपकी क्वेरी सेशन उनके लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। ओके बाय, थैंक यू दोस्तों।